हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सीटेट का पेपर कैसे सॉल्व करें। ये आपके लिए पीवाईक्यू होगा। मेरा करंट का पेपर है 7 जुलाई को जो मैंने पेपर दिया था, ये उसका पेपर है मेरा। तो देखिए, मैं तो सीटीपी से ही शुरुआत करती थी क्योंकि सीटीपी मेरा अच्छा था। तो मेरा तो बाकी सारा ही सब्जेक्ट अच्छा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सीटेट में देखिए आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं अवेलेबल। अब चारों में से 2 ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे जो गलत हैं, और 2 ऑप्शन में से आपको लगेंगे ये भी सही है और ये भी सही है। तो उन दोनों में से आपको जो बेस्ट वाला होगा वो आंसर करना होगा। सीटेट इसी का टेस्ट करता है कि आपकी समझ कैसी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो पहला है सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। अब इसमें आपको नेगेटिव टैग वर्ड जो होते हैं वो याद करने पड़ेंगे, उनसे आपको इसमें हो जाएगा थोड़ा हेल्प। जैसे कि मानकीकृत, ये जो हो गया ना स्टैंडर्डाइज्ड, ये होता है नेगेटिव वर्ड। आपको कभी भी बच्चे के लिए स्टैंडर्ड शब्द का यूज़ नहीं करना है। बच्चे के लिए अनुकूलित रहना चाहिए हमेशा, और डिफ्रेंशिएटेड रहना चाहिए। और ये जो है सुविचारित, ये भी सही है। तो आप 1, 2 एंड 3 को आंसर करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने सेकेंड आंसर दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड, आप एक ही स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते हर बच्चे के लिए। हर बच्चा अलग अलग होता है, तो हर बच्चे के लिए डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों इसमें सही है, ये चौथा गलत है। जैसे कि देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करते जाएंगे ना, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी। आप उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए, इसमें है एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, छात्रों में स्कीमा बनाने की बात कर रही है, और वो वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकें, उनकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कौन सा आंसर है, देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ये वो होता है। ये आप हार्वर्ड गार्डनर का जब सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारी इंटेलिजेंस है, ये सब दिखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत हैं। तो इनमें क्या करें, वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। पर्यावरण से रिलेटेड है ये, देखिए पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जैसे ही है तो ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगी। भाषाई में दूसरे लोग आ जाएंगे, जो लोग जैसे लेखक होते हैं वो सब हो गए भाषाई में। अंतर्वैयक्तिक, ये जो इंटरपर्सनल जो होते हैं, ये लोग राजनेता होते हैं। और ये शारीरिक गति संवेद जो होते हैं, ये एक्टर होते हैं, डांसर होते हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स वगैरह हो गए। और ये जो नेचर से जो रिलेटेड होंगे ना, वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में आएंगे। ये हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत होता है। उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आप अगर चाहें तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। तो देखिए, इसमें से बेस्ट आंसर ये होगा, तो आपको बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। अब आपको इसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा क्या होता है पता है सीडीपी में और सीटेट में, कि इसमें इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं होता है, जो कि बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट मिलता है। आपको इन्हीं चारों में से ऑप्शन ढूंढना होता है, आंसर इन्हीं में होता है, आंसर कहीं और नहीं होता है। बाकी की जब आप एक्स्ट्रा लेवल के एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, टीचिंग एग्ज़ाम, तो यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन होगा जिनमें होगा इनमें से कोई नहीं। वो आपको इतना ज़्यादा उलझाता है ना कि क्या ही कहने। अभी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप सोचो आप कितने अच्छे सिचुएशन में हो। अब देखो, जैसे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस हो गए, इनको करने में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें असर्शन क्या है, अभिकथन क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सकें। अब इसमें रीज़न दिया हुआ है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। अब देखिए, यहाँ पे सामूहिक गतिविधि होता है। ग्रुप डिस्कशन कभी भी आपके लर्निंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगा, बाधा नहीं बनेगा। ग्रुप डिस्कशन हमेशा अच्छा होता है। और ये
ज्ञान उत्पादन जो है, लर्निंग जो है, नॉलेज प्रोडक्शन, ये निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, पैसिव नहीं हो सकता है, ये जो है इनएक्टिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा सक्रिय प्रक्रिया होता है। आप अगर मान लो निष्क्रिय होकर के क्लास में बैठे हुए हो, चुपचाप एकदम बैठे हुए हो, कुछ सुन नहीं रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल रहे हो, तो आप कुछ सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो ज्ञान उत्पादन जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, आप एक्टिव होकर सीखते हो, पैसिव होकर नहीं सीख सकते, आप इनएक्टिव होकर नहीं सीख सकते। तो ये तो वहीं यहीं पे रॉन्ग हो गया। तो आपको अब इसमें ऑप्शन में चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन देखिए इसमें ए सही है, आर गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए आर दोनों गलत है, ये नहीं होगा। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करते ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ये सही जवाब होगा। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए हैं। बाकी के तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगी। और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी वीडियो बना सकती हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही अपनी जर्नी में बने रहिएगा। और इस बार सीटेट दिसंबर आप लोगों को क्वालिफ़ाई करके ही रहना है। मेरे साथ जो भी जुड़ेगा उन सब का क्वालिफ़ाई ज़रूर करवाऊँगी मैं। थैंक यू।